नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर एक बार बहुत स्वागत है जेनिथ के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी का ये निशुल्क बैच स्टार्ट किया है। एजुकेशनल साइकोलॉजी आपके किसी भी एग्जाम में कहीं भी कोई भी टॉपिक हो, अगर आप इन क्लासेस को बहुत अच्छे से तैयार करते हैं, अपने नोट्स टाइम पर बनाते हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। अब चूंकि एक क्रैश कोर्स की तरह है, तो हम बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं ले रहे, बहुत ही क्विकली और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं उन सबको हम कवर कर रहे हैं। हमने हमारी कल पहली क्लास रखी थी, डे फर्स्ट था, और डे फर्स्ट में हमने बेसिकली जो सामान्य परिचय होता है मनोविज्ञान का, यानी बेसिक इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, उस पर डिस्कशन किया था। हमने डेफिनेशंस पे भी बात कर ली थी, साइकोलॉजी कहाँ से आया, शब्द कैसे आया, यूनान से, ग्रीक से, इसका मतलब क्या होता है, आत्मा का अध्ययन, इन सभी बिंदुओं पे हमारा डिस्कशन कल हो चुका था। आज सेकंड क्लास है और आज हम बात करेंगे मनोविज्ञान के विकास पर। मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ, या फिर मनोविज्ञान का क्रमिक विकास जिसे कहते हैं वो कैसे हुआ, उस पे बात करेंगे। और इसके बाद मनोविज्ञान के इतिहास पे बात करेंगे। देखिएगा, मनोविज्ञान के विकास की अगर बात हो तो हमारे सामने 4 पॉइंट्स आते हैं हमेशा। इसके अलावा वुडवर्थ का एक स्टेटमेंट भी आता है, बड़ा फेमस स्टेटमेंट है। वुडवर्थ का स्टेटमेंट है कि पहले मनोविज्ञान ने आत्मा को त्यागा, फिर मन को त्यागा, फिर चेतना को त्यागा, और वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार के साथ है। ऐसा आर एस वुडवर्थ का स्टेटमेंट है, एग्जाम में पूछा गया है एक बार। अब इसी स्टेटमेंट से मनोविज्ञान के क्रमिक विकास का हमें पता चलता है। मनोविज्ञान का जो क्रमिक विकास है वो 4 फेजेस में हुआ है, 4 चरणों में हुआ है। सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया, उसके बाद मनोविज्ञान को मन का विज्ञान माना गया, उसके बाद मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, और अभी प्रेजेंट में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है, साइंस ऑफ बिहेवियर। अब पहले आत्मा का विज्ञान माना गया, फिर उससे हम मन के विज्ञान पे क्यों आए, और कौन कौन ऐसे दर्शन शास्त्री, फिलोसोफर्स और मनोवैज्ञानिक रहे जिन्होंने अपने अपने समय में इन फेजेस को सपोर्ट किया, किसी ने अपोज किया, और इन सभी फेजेस में सिगमंड फ्राइड का क्या रोल है, कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस और सेमी कॉन्शियसनेस क्या है, इस पे भी बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट जो हमें देखना है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, मैंने कल की क्लास में भी आपसे कहा था, आपको अगर इन क्लासेस से रिलेटेड शॉर्ट नोट्स चाहिए तो आप हमारे इस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ये हमारा क्यूआर कोड है टेलीग्राम चैनल का, इसे स्कैन करिएगा, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और इस टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। यहाँ पे आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी और स्कूल मैनेजमेंट के एग्जाम ओरिएंटेड टू द पॉइंट कंटेंट मिल जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले आज की सब पहली हेडिंग डालिएगा, एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान का विकास। सबसे पहले बेटा क्या करना है आज, मनोविज्ञान का विकास देखना है। मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ, इसे आप मनोविज्ञान का क्रमिक विकास कहेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। मनोविज्ञान का विकास, इस पे बात करनी है। हेडिंग डाल ली भाई सबने, मनोविज्ञान के विकास पे। मैंने पहले ही कहा था पेन और पेपर लेकर बैठा करो ताकि हम चीजों को नोट करते हुए चले। देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट जो आपको नोट करना है, पहला पॉइंट नोट करना शुरू करें। मनोविज्ञान का विकास, मनोविज्ञान का विकास 4 चरणों में हुआ। कितने चरणों में हुआ, 4 चरणों में
पहला नोट आपको ये डालना है, इंपॉर्टेंट है। मनोविज्ञान का जो विकास है सर वो कितने फेजेस में होता है, तो 4 फेजेस में होता है। इंग्लिश वाले साथी लिखें, द एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी, द एवोल्यूशन या फिर साइकोलॉजी एवोल्यूटेड इन 4 फेजेस। कितने चरण? 4 चरणों में हुआ। अब ये 4 चरण कौन से हैं मैं पहले ही आपको लिखवा देता हूं ताकि आगे आपको दिक्कत न आए। सबसे पहले है आत्मा का विज्ञान। सबसे पहले क्या है सर? आत्मा का विज्ञान है कि सर मनोविज्ञान तो किसका विज्ञान है? आत्मा का विज्ञान है। फिर क्या है? फिर हुआ मन का विज्ञान। फिर किसका विज्ञान हुआ? मन का विज्ञान। और इसके बाद किसका विज्ञान हुआ? चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान। और वर्तमान में किसका विज्ञान है? वर्तमान में है सर व्यवहार का विज्ञान। वर्तमान में किसका विज्ञान है? वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान है। इन 4 चरणों में मनोविज्ञान का विकास होता है, क्रमिक विकास होता है। क्लियर है? याद रह जाएंगे। अच्छा, अब इनसे रिलेटेड एक बहुत ही शानदार स्टेटमेंट है। ये देखिए, एक तस्वीर आपको यहां नजर आएगी और इनका जो नाम है वो है रॉबर्ट सेशंस वुडवर्थ, जिन्हें आप आज तक RS वुडवर्थ के नाम से जानते रहे हैं। बहुत जगह वुडवर्थ है और बहुत जगह वुडवर्ड भी दे रखा है। रॉबर्ट सेशंस वुडवर्थ इनका नाम है। इनका स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट में से 1 या 2 बार क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, तो स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा। ये क्या कहते हैं? फर्स्ट साइकोलॉजी लोस्ट इट्स सोल। अच्छा, सोल का मतलब ही आत्मा होता है, यानी पहले तो मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को खोया, यानी सबसे पहले मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान माना गया। देन इट्स माइंड। फिर किसको खोया सर? फिर खोया मन को, यानी सेकेंड पॉइंट पे मन का विज्ञान माना गया। देन इट लोस्ट इट्स कॉन्शियसनेस, और कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चेतना। कॉन्शियसनेस, चेतना। चेतना के लिए वर्ड यूज किया जाता है कॉन्शियसनेस। इट स्टिल हैज बिहेवियर ऑफ काइंड, और बिहेवियर का मतलब होता है सर क्या? व्यवहार। यानी बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट RS वुडवर्थ का है कि मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा को खोया, फिर मन को खोया, फिर चेतना को खोया, और वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार के साथ है। किसका स्टेटमेंट है? ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट किसका है सर? RS वुडवर्थ का है। आप RS वुडवर्थ याद करें या रॉबर्ट सेशन वुडवर्थ याद करें, ये आपकी इच्छा है। चलो, अब जब 4 फेजेस बता ही दिए तो 1 बाय 1 चारों फेजेस पे बात करते हैं। देखो, सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया। कब माना गया? लगभग 16वीं शताब्दी के आसपास। कब माना गया सर? लगभग 16वीं शताब्दी के आसपास मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया। और ये 16वीं शताब्दी वही है जब अरस्तु जैसे लोग थे, तब मनोविज्ञान जो है वो दर्शन शास्त्र का हिस्सा हुआ करती थी। ध्यान रखना, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया। किसका विज्ञान? आत्मा का विज्ञान। अभी यहां आत्मा का मतलब कोई भूत प्रेत नहीं है। यहां सोल का मतलब कोई भूत प्रेत नहीं है। सोल का मतलब है स्पिरिट, आपके अंदर की एनर्जी, आपकी स्पिरिट, उसे आत्मा कहा गया यहां पे। अब कई बार बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, सर ये तो थोड़ी डरावनी सी परिभाषा हो गई। उस वे में नहीं है। आत्मा का मतलब आपके अंदर की एनर्जी। तो सबसे पहले तो इसे एनर्जी का विज्ञान माना गया, आत्मा का विज्ञान माना गया, और इसे भगवान के साथ, ईश्वर के साथ जोड़कर देखा गया। ये पॉइंट छोटा सा ध्यान रखना, ईश्वरीय शक्ति माना गया। सपोर्टर्स कौन कौन है? तो एक तो है प्लेटो, इसके अलावा एरिस्टोटल, फिर डिकार्ते,
ऐसे सपोर्टर्स जो कि ग्रीक फिलोसोफर्स थे। ग्रीक फिलोसोफर्स का मतलब क्या हो गया? यूनानी दार्शनिक थे। कौन थे? यूनानी दार्शनिक। कौन कौन है यूनानी दार्शनिकों में, ग्रीक फिलोसोफर्स में? एरिस्टोटल, प्लेटो और डिकार्ते। इन्होंने कहा कि साइकोलॉजी जो है वो तो साइंस ऑफ सोल है, लेकिन बाद में इनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ा। क्यों? रीजन उसका ये है कि भाई लोगों ने पूछा कि आपने सही कहा कि चलो हमने माना साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल, मान ली हमने आपकी बात, लेकिन हमें आत्मा दिखाओ, आत्मा की परिभाषा बताओ, आत्मा होती कैसी है, आत्मा दिखती कैसी है, आत्मा को डिफाइन कैसे करोगे? भाई अगर आप साइकोलॉजी को किसी की साइंस बता रहे हो तो एटलीस्ट डेफिनेशन तो होनी चाहिए ना उसकी। लेकिन ये जितने भी फिलोसोफर्स हैं ये आत्मा को डिफाइन नहीं कर पाए, और इसी वजह से जो सबसे पहला फेज है वो कहीं ना कहीं अमान्य सा हो गया। हम चीजें तो रट लेते हैं, आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, लेकिन ये हुआ कैसे, इसके पीछे का मैकेनिज्म भी जरूरी है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा? सबसे पहला चरण, चरण ए मान लीजिए। चरण ए में क्या माना गया सर? चरण ए में माना गया कि मनोविज्ञान, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? आत्मा का विज्ञान है। ये माना गया चरण ए में। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई, समस्या क्या हुई सर? समस्या ये हुई कि इसके समर्थक इसके समर्थक आत्मा को परिभाषित, आत्मा को परिभाषित नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए? आत्मा को परिभाषित नहीं कर पाए, और धीरे धीरे जो विचार है वो गायब हो गया। क्लियर है पहला पॉइंट? आत्मा का विज्ञान। समर्थक कौन कौन हैं? तो समर्थकों के नाम जरूर ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्लेटो, अरस्तो और डिकार्ते जैसे यूनानी दार्शनिक इंपॉर्टेंट है, समर्थकों का नाम जरूर आपने याद रखना है। चलो सर, पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, तो अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। भाई आत्मा का विज्ञान हो गया, साइंस ऑफ सोल क्लियर है यहां तक। अब बात करते हैं वो फेल क्यों हुआ? तो वो आत्मा को डिफाइन नहीं कर पाए। आत्मा को डिफाइन नहीं कर पाए तो जिन लोगों ने, समझना इस पॉइंट को, जिन लोगों ने ये क्वेश्चन किया था कि भाई डिफाइन करो आत्मा को, कि अगर आप ये मानते हो कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है तो डिफाइन करो ना, डेफिनेशन दो। तो जब डेफिनेशन नहीं दे पाए तो उन लोगों ने, ये वो लोग हैं जिन्होंने पूछा था कि आत्मा क्या होती है, इन लोगों ने कहा कि नहीं, मनोविज्ञान सर आत्मा का विज्ञान नहीं है, मनोविज्ञान तो किसका विज्ञान है? मन का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? मन का विज्ञान। तो फेज सेकंड में मनोविज्ञान को क्या माना गया? मन का विज्ञान माना गया, साइंस ऑफ माइंड। और लगभग 17th और 18th सेंचुरी में ये जो मान्यता है, ये जो फेज है, ये पॉपुलर रहा, 17th और 18th सेंचुरी। अब साइंस ऑफ माइंड का मतलब क्या है, और इसमें कौन कौन इंक्लूडेड हैं, कौन कौन से इसके समर्थक हैं? तो नाम बहुत से हैं, जैसे पंपोनोजी, एक नाम है पंपोनोजी, एक नाम है थॉमस रीड, एक नाम है हॉब्स या हब्स, हॉब्स भी कह सकते हो, हब्स भी कह सकते हो। पंपोनोजी, थॉमस रीड्स, हॉब्स या हब्स। एक नाम है जॉन लोके, एक नाम है लेबनिज, एक नाम है स्पिनोजा और एक नाम है बर्कली।
ये वो लोग थे या फिर ये वो साइकोलॉजिस्ट कह लो आप इनको, या फिर ये एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने कहा कि नहीं, आत्मा वात्मा जैसी कोई बात नहीं है, जो साइकोलॉजी है वो तो मन का विज्ञान है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चरण 2 में, अच्छा पहले चरण को ए लिखा था ना, तो चरण को बी लिख लेते हैं, दूसरे को। चरण बी, मनोविज्ञान को मनोविज्ञान को मन का विज्ञान, मन का विज्ञान माना गया। मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना गया? मनोविज्ञान को मन का विज्ञान माना गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि समय बदलता है, और समय बदलता है तो समय सवाल भी करता है। तो ऐसा ही सवाल इनके साथ हुआ। पहले इन्होंने सवाल किया था, अब इनके साथ एक सवाल हुआ। मन की परिभाषा, मन की परिभाषा, इनसे सवाल पूछा गया कि ठीक है, मन को परिभाषित कर दो, मन क्या होता है वो बता दो। अब प्रॉब्लम ये हुई कि ये लोग मन को डिफाइन नहीं कर पाए, मन की कोई परिभाषा नहीं दे पाए, तो फिर ये जो फेज है ये भी धीरे धीरे कमजोर पड़ गया। मन की परिभाषा, लेकिन समस्या थी मन की परिभाषा, लेकिन मन को परिभाषित नहीं किया जा सका, नहीं किया जा सका, मन को परिभाषित ही नहीं किया जा सका, और इसी वजह से ये जो फेज है ये भी ठंडा पड़ गया। क्लियर है? दो फेज हमने देख लिए। अब इस फेज के जो समर्थक हैं उनके नाम आप जरूर नोट करें: पंपोनोजी, थॉमस रीड, हॉब्स, जॉन लॉके, लेबनिज, स्पिनोजा, बर्कली और बाकी और। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला चरण, दो चरण हो गए, अब आते हैं तीसरे चरण पे। तीसरा चरण कहता है साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। ये कहता है कि मनोविज्ञान न तो आत्मा का विज्ञान है, न मन का विज्ञान है, ये तो किसका विज्ञान है? ये तो चेतना का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? चेतना का विज्ञान है, कॉन्शियसनेस। समर्थक कौन कौन? एक तो है विलियम वुंट या विलियम वुदंत जिसे कहते हैं, एक है विलियम जेम्स, वो अमेरिका वाले, एक है जेम्स सल्ली, एक है वाइव्स, और एक है टिचनर। आगे जब मैं आपको स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी पढ़ाऊंगा, मनोविज्ञान के संप्रदाय जब हम पढ़ेंगे, वहां आपको टिचनर का नाम भी मिलेगा, विलियम वुंट का नाम भी मिलेगा, विलियम जेम्स का नाम भी मिलेगा, जेम्स सल्ली का नाम भी मिलेगा, वहां भी पढ़ेंगे। तो जो तीसरा फेज है, उस तीसरे फेज में माना गया कि मनोविज्ञान जो है सर, वो तो चेतना का विज्ञान है। ठीक, चेतना का विज्ञान मान लिया, बोले मन का विज्ञान नहीं है, मन को तुम डिफाइन ही नहीं कर पाए, मन को परिभाषित ही नहीं कर पाए, तो फिर किस बात का मन का विज्ञान? किसका विज्ञान है? चेतना का विज्ञान है। लेकिन वही समस्या इनके साथ हुई। आत्मा वाले बेचारे आत्मा को डिफाइन नहीं कर पाए, मन वाले मन को डिफाइन नहीं कर पाए। अब जब इन्होंने चेतना का विज्ञान बोला तो इन्होंने चेतना को डिफाइन तो चलो जैसे तैसे कर दिया, लेकिन फिर ये भाई साहब बीच में आ गए। इनका नाम है सिगमंड फ्राइड। इनका नाम है सिगमंड फ्राइड, और सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत दिया था, साइको एनालिसिस। लिबिडो वर्ड यूज किया था, एक तरीके से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की इनकी थियरी है, बात करेंगे इन पे भी। लेकिन इनकी बात सुनो, सिगमंड फ्राइड की बात सुनो।
सिगमंड फ्राइड ने कहा कि जो भी ये कहता है कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, वो एक बात ढंग से बताओ, सुनो ढंग से, समझो इस बात को, कि हमारा जो पूरा मन है, हमारा जो पूरा का पूरा मन है, वो तीन हिस्सों में बटा हुआ है। जिन्होंने मन का विज्ञान बोला वो तो सीधा सीधा मन का विज्ञान कह गए। जिन्होंने चेतना का विज्ञान बोला उन्होंने मन के उस हिस्से की बात की, चेतन अवस्था की। तो सिगमंड फ्राइड का कहना है कि देखो, मन तो तीन भागों में बटा हुआ है, चेतन अवस्था, अर्ध चेतन अवस्था और अचेतन अवस्था। और इसमें से चेतन अवस्था केवल और केवल 10% है, बाकी 90% तो अचेतन अवस्था है। तो आप केवल 10% के बेसिस पे किसी इंडिविजुअल की साइकी को कैसे जज कर सकते हो, ये बताओ। पॉइंट समझ में आया आपको? इनसे पहले जितने भी लोग थे उन्होंने मन का विज्ञान कहा, लेकिन सिगमंड फ्राइड ने कहा कि सर, जो मन है वो तो अपने आप में तीन भागों में, तीन हिस्सों में बटा हुआ है। चेतन अवस्था, अर्ध चेतन अवस्था और अचेतन अवस्था। जिसमें से चेतन अवस्था 10% है, इसकी कोई अवस्था नहीं, और ये 90%, ये 90%। तो सिगमंड फ्राइड का ये पॉइंट ऑफ व्यू था, या फिर सिगमंड फ्राइड का ये क्वेश्चन था कि अगर किसी के दिमाग का 90% हिस्सा आप इग्नोर करके केवल और केवल 10% हिस्से के बेसिस पे उसको जज करोगे, तो ये कहां तक जस्टिफाई होगा। इन्होंने बकायदा पूरा कंसेप्ट क्लियर किया, पूरी चीजें बताई, अभी हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। सिगमंड फ्राइड की अलग से थियरी भी आएगी जिसमें मैं आपको मन की जो संरचना होती है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन एक बार के लिए चेतन, अचेतन और अर्धचेतन को समझना ज्यादा जरूरी है, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि चेतना का विज्ञान का क्या मतलब है। देखो, सिगमंड फ्राइड ने मन की तीन अवस्थाएं बताई। एक बात बहुत ध्यान से समझना, मन की तीन अवस्थाएं बताई। कितनी सर? तीन अवस्थाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां हम इसे थोड़ा ना शॉर्ट में करेंगे, आप घबराना मत, क्योंकि सिगमंड फ्राइड से रिलेटेड टॉपिक आगे आएगा, तब मैं वापस से ये चीज आपको बता दूंगा। अभी एक बार समझने के लिए समझ लो, मन की कितनी अवस्थाएं बताई? मन की तीन अवस्थाएं इन्होंने बताई। सबसे पहले इन्होंने बताया कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो है वो पूरे मन का केवल और केवल 10% होता है। अगर पूरा मन 100% है तो कॉन्शियस माइंड केवल 10% है। अब सबसे पहले ये समझो कॉन्शियस माइंड क्या होता है। कॉन्शियस माइंड को हिंदी में चेतन अवस्था कहते हैं। चेतन अवस्था क्या कहते हैं? चेतन अवस्था कहा जाता है। अब चेतन अवस्था का मतलब समझो कि है क्या। तो देखो, आपके मन का वो हिस्सा, आपके माइंड का वो पार्ट जो अभी एक्टिव है, जो प्रेजेंट में है, जिसको याद करने की आपको नीड नहीं है, आप अभी प्रेजेंट में बोल रहे हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं मेरी कॉन्शियसनेस में हूं, मुझे प्यास लगी, मैंने पानी पिया, ये मैं मेरी कॉन्शियसनेस में हूं। मुझे टाइम नहीं लगता चीजें बोलने में, मैं जो आपके साथ बात कर रहा हूं ये प्रेजेंट है, वर्तमान। तो कॉन्शियस माइंड का जो संबंध है वो किसके साथ है सर? वर्तमान के साथ। यानी प्रेजेंट में जो आपका है वो है आपका कॉन्शियस माइंड। आप अवेयर हैं, क्या है? जागरूक हैं। जो भी हो रहा है वो सब आपकी मर्जी से हो रहा है,
आपको चीजें समझ में आ रही है। जैसे मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरे माइंड पे मेरा पूरा कंट्रोल है। ये है कॉन्शियस माइंड। और कॉन्शियस माइंड जब हम लोगों के बीच में होते हैं तब हम यूजुअली कॉन्शियस ही होते हैं, होश में रहते हैं। ठीक है, इजिली एक्सेसिबल होता है, और ये करंट सिचुएशन की बात करता है, वर्तमान की बात करता है। जैसे पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं और प्यास लग रही है, वर्तमान की बात होती है किसमें, कॉन्शियस माइंड में। और प्रॉब्लम ये है कि कॉन्शियस माइंड हमारे पूरे माइंड का केवल और केवल 10% पार्ट है। यानी कॉन्शियस माइंड पता है कौन सा माइंड है? एक छोटा सा एग्जांपल दूं, ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति है, आपका कोई रिश्तेदार है मान लो, और आपको उसे कोई बात पता करनी है, कुछ पूछना होगा। तो आपने उसे नॉर्मली पूछा कि बताओ भाई, हाँ हाँ फलाने के जो मामा के बेटे हैं वो क्या कर रहे हैं। तो वो स्मार्ट है, वो नहीं बताएगा आपको, क्योंकि उसको पता है अगर उसने ये बात बताई तो इसके अलग अलग रिएक्शंस हो सकते हैं, अलग अलग डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। वो होश में है अभी, वो होश में है, इसलिए उसने टाल दी बात को और कुछ और छोटी मोटी बात आपको बता दी। वो कॉन्शियस में, चेतनावस्था में। आपने सोचा इससे तो पता लगाना ही पड़ेगा। आपने क्या किया, बोले ये लो शराब पियो। अब 1 पैक पिया, 2 पैक पिया, 3 पैक पिया। अब भाई साहब अनकॉन्शियस हो गए। अब वो बातें भी बोलेंगे जो उनके मन में कहीं गहराई में दबी हुई है। तो कॉन्शियसनेस जो आप अवेयर हैं, और अनकॉन्शियस जब आप अवेयर नहीं होते, आप बहुत बार ऐसा व्यवहार कर जाते हो जिसके बारे में आपको खुद को नहीं पता होता कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो आपके मन में कहीं ना कहीं गहराई से दबा हुआ था। क्लियर है? तो किसी इंसान की पर्सनैलिटी को, किसी इंसान की साइकी को केवल और केवल तब जज करना जब वो होश में हो, क्या ये ठीक है? आप तो उसका सिर्फ वो चेहरा देख रहे हो जो दिखा रहा है, असल चेहरा तो आपको पता ही नहीं उसका। तो ये है जो चेहरा दिखाया जाता है, वो है कॉन्शियस माइंड। इसके बाद दूसरा है प्री कॉन्शियस माइंड। इसे हम अर्ध चेतन, अर्ध चेतन मन कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध चेतन मन, प्री कॉन्शियस माइंड। देखो, प्री कॉन्शियस माइंड वो होता है जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर है और आपको थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ता है, आपको चीजें याद आ जाती है। कॉन्शियस में तो आप होश में हैं। प्री कॉन्शियस, जैसे सुबह मैंने किसकी सब्जी खाई थी, अच्छा ध्यान आया मैंने सब्जी नहीं खाई, मैंने अचार खाया था। ये प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत पुराना भी नहीं है, अभी अभी जस्ट हुआ है, जिसपे मैं थोड़ा सा अगर फोकस करूं तो मुझे याद आ जाएगा। ये है प्री कॉन्शियस माइंड, अर्धचेतन मन। और अर्धचेतन मन के बारे में जो सबसे खास बात है वो ये है 0%। इसका कोई परसेंट नहीं होता, या फिर आप इसको एन लिख सकते हैं। कोई परसेंट नहीं, पूरे माइंड में 0 है। अच्छा सर, 0 कैसे हो सकता है? 0 ऐसे है क्योंकि ये चेतन मन और अचेतन मन के बीच में रहता है, थोड़ा चेतन मन में, थोड़ा अचेतन मन में। चेतन मन प्रेजेंट है, ये थोड़ा सा ठीक ठीक पुराना है, पर इतना पुराना भी नहीं है कि अचेतन जैसा हो जाए। तो ये बीच में रहता है, इसलिए इसका 0% है। जो आपकी स्टोर्ड मेमोरीज होती हैं वो इसमें आती हैं। कैन बी रिकॉल्ड इजिली, आसानी से याद किया जा सकता है, जस्ट बिलो अवेयरनेस। आपकी जो अवेयरनेस है, जो आप जागरूकता है, उससे जस्ट नीचे होता है, लेकिन आप मैनेज कर लेते हो आराम से। ठीक है? जैसे किसी पुराने दोस्त का नाम याद कर लेना, अपनी स्कूल का नाम याद कर लेना, और कोई पास्ट इवेंट हो उसको याद करना। सबसे बड़ा पार्ट ये, सबसे बड़ा पार्ट अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड का मतलब हो गया अचेतन अवस्था। क्या हो गया सर? अचेतन अवस्था। और अचेतन अवस्था पूरे मन का 90% पार्ट है। और अचेतन अवस्था में वो सब कुछ स्टोर होता है जो आप अवेयर होते हैं तब नहीं कर पाते। जनरली सप्रेस्ड डिजायर्स हो गई, ऐसी इच्छाएं जो आप पूरा करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे, वो सब यहां के स्टोर हो जाती हैं। और स्टोर हो जाती हैं तो आप भी भूल जाते हो।
आप खुद होश में नहीं करते ये चीजें। जैसे कोई नींद में बड़बड़ा रहा है, वो भूल गया था दिन में, जब अवेयर था तो वो उन चीजों को याद नहीं कर रहा था, लेकिन जब वो अनकॉन्शियस हुआ तो उसने वैसा बोलना शुरू कर दिया। इसे कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड। डीप हिडन थॉट्स होते हैं, नो डायरेक्टली एक्सेसिबल, एक्सेस नहीं किया जा सकता, बहुत अंदर है कहीं, हमको खुद को नहीं पता मैं ऐसा हूं क्या। जैसे मान लो, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, बहुत ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल दे रहा हूं इसलिए मुझे याद है, इसलिए एग्जाम्पल बता रहा हूं, बाकी ऐसी चीजें याद नहीं रहती लोगों को। मैं जब बहुत छोटा था तो मुझे पेरेंट्स बताते हैं कि लिफ्ट में फंस गया था एक बार। और उस समय लिफ्ट तो बहुत कॉम्पैक्ट होती थी, छोटी सी होती थी बिल्कुल, कहते ना वो अपने मारवाड़ी में कहते पेटी पैक, एकदम से पैक्ड थी। अब उसमें फंस गया 2 ढाई घंटे। अब उस समय की, या वो जो बाल्यावस्था थी उस समय जो प्रभाव पड़ा मन पे, वो एक डर बन गया। और मैं आज भी कभी भी चाहे मुझे 10th फ्लोर पे जाना हो, मैं लिफ्ट यूज नहीं करता, मैं सीढ़ियों से जाता हूँ। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों करता हूँ, मुझे नहीं पता मैं लिफ्ट से क्यों घबराता हूँ। हालांकि मुझे पेरेंट्स ने बताया तब मैं कह रहा हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ था, लेकिन वो बात मेरे मन में कहीं ना कहीं दबी हुई है, और ये हमेशा दबी रहेगी। नॉर्मली याद नहीं रहती। लिफ्ट की तरफ चलता हूं तो अपने आप घबराहट होनी शुरू हो जाती है, कारण नहीं पता। इसे कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड। ये आपके बिहेवियर को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, सबसे ज्यादा। पुलिस को देखते हो तो भय लगता है ना अलग सा। कभी कोई पुलिस वाले आपको दिख जाते हैं, क्यों? क्योंकि बचपन में हमें डराया गया कि सो जा वरना पुलिस आ जाएगी, पुलिस कान काट ले जाएगी, आबू आ जाएगी। अब ये डर बच्चे के अंदर बैठ गया, बैठ गया तो बैठ गया। बड़े होने के बाद हमें नहीं पता कि जब सामने से कोई पुलिस वाले निकलते हैं तो हम क्यों थोड़े से अव्यवस्थित हो जाते हैं। ये हमारा अंदरूनी भय है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना। जैसे कोई भय, कोई फोबिया, कोई हिडन डिजायर्स, कोई रिप्रेस्ड मेमोरीज, कुछ ऐसी चीज जो आप करना चाहते थे लेकिन समाज के दबाव में कर नहीं पाए, तो आप कहीं ना कहीं अंदर दबा लोगे कि ठीक है छोड़ो। लेकिन वो खत्म नहीं होती वो चीजें, वो रह रह कर आपके सामने आती है। क्लियर है पॉइंट? तो ये है अचेतन अवस्था। अब अचेतन अवस्था आपके कुल मन का सबसे बड़ा भाग है। कुल मन का जो सबसे बड़ा भाग है, वो क्या है? वो अचेतन अवस्था ही है। तो सिगमंड फ्राइड का यही कहना था कि भैया 90% को तुम इग्नोर कर रहे हो, 10% के बेसिस पे किसी को जज कर रहे हो, क्या फायदा मिलेगा? इसीलिए इन्होंने इस बात की निंदा की। सिगमंड फ्राइड ने कहा कि ये फालतू बातें मत करो, चेतना का विज्ञान नहीं है। There could not be a consciousness regarding the meaning and nature of the word psychological consciousness due to the effect of semi-conscious and unconscious actions. तो ठीक है भाई, अब सिगमंड फ्राइड जैसे मनोवैज्ञानिक ने कहा है तो हलचल तो मचनी। तो ये जितने भी समर्थक थे जो ये मानते थे कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, ये आपस में उलझ गए। चेतना का बोलें, अचेतन का बोलें, किसका बोले। और इसी के चलते लगभग 1890 से 1905 के बीच में मनोविज्ञान में कोई विकास नहीं हुआ, और इसी 15 साल को मनोविज्ञान का बंजर काल कहा जाता है। बैरन पीरियड ऑफ साइकोलॉजी। कितने साल? 15 साल। क्योंकि इसमें वो एक मत ही नहीं हो पाए कि कॉन्शियसनेस है, अनकॉन्शियसनेस है, क्या है। मनोविज्ञान का बंजर काल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, 1890 से 1905 तक चेतन व अचेतन के मध्य विरोधाभास चलता रहा, और मनोविज्ञान के क्षेत्र में कोई विशेष उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ, तो मनोविज्ञान का बंजर काल हो गया। चलो जी, मनोविज्ञान को सबसे पहले विलियम मैकडुगल ने 1905 में अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में व्यवहार का विज्ञान कहा। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, चूंकि चेतना का विज्ञान तो खारिज हो चुका था, लोग गड़बड़ हो गए थे। 1890 से 1905 के बीच में कोई विशेष डेवलपमेंट नहीं हुआ।
फिर 1905 में विलियम मैकडूगल आते हैं और विलियम मैकडूगल की बुक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, और इस आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में इन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। यानी शुरुआत कब से हुई? शुरुआत हुई 1905 में। किससे हुई? विलियम मैकडूगल से। अब व्यवहार का विज्ञान कह दिया तो चलो भाई बात करते हैं व्यवहार के विज्ञान के विषय में। उससे पहले विलियम मैकडूगल का एक स्टेटमेंट देखते हैं, एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन। विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के, बुक कौन सी है सर? तो बुक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, और इसका पेज नंबर बताओ कहां से क्वेश्चन पूछा था? पेज नंबर 16। इस पेज नंबर 16 में इन्होंने कॉन्शियसनेस को बहुत ही बुरा कहा है। ये ध्यान रखना, हालांकि मैं ऐसे पॉइंट पे बहुत ज्यादा नहीं कहता कोई चीज, क्योंकि ये रटने वाली बात होगी। कौन से पेज पे कहा या पेज नंबर 16 पे क्या कहा, ये तो रटने वाली बात होगी, और रटना ठीक नहीं है अपने आप में। लेकिन क्वेश्चन आया हुआ है, बच्चों में बेचैनी रहती है, तो थोड़ा सा सिंपल सा पॉइंट है। विलियम मैकडूगल की पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के पेज नंबर 16 पे इन्होंने चेतना की बहुत बुराई, चेतना शब्द की बहुत बुराई की है और उसे बहुत बुरा शब्द कहा है। बस इतना सा याद रख लेना, इससे ज्यादा हमें और याद रखने की आवश्यकता नहीं है। चेतना शब्द की बुराई की। चेतना शब्द की बुराई की कहां पे? पेज नंबर 16। अब चेतना शब्द की बुराई हुई तो फिर व्यवहारवाद आया। भाई चेतन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान तो खारिज हो गया था। तो अब आया साइंस ऑफ बिहेवियर एंड कॉग्निशन। क्या आया? साइंस ऑफ बिहेवियर एंड कॉग्निशन। और अभी भी यही चल रहा है, 20वीं शताब्दी में आया। इसके सपोर्टर कौन कौन हैं? तो सपोर्टर्स के नाम ध्यान रखना सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। E.L. थ्रॉन्डाइक है, J.B. वॉटसन है, और J.B. वॉटसन को स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि वॉटसन को ही व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म J.B. वॉटसन। इसके अलावा वुडवर्थ हैं, इसके अलावा पिल्सबेरी, इसके अलावा मैकडूगल तो हैं ही, सबसे पहले शब्द इन्होंने ही कहा था। फिर इवैन पेवलो हैं, फिर B.F. स्किनर हैं, उसके अलावा जेड हैं, इनके अलावा टर्मेन हैं, हल हैं, एक्सेट्रा। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान ना मन का विज्ञान है, ना आत्मा का विज्ञान है, ना चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान तो व्यवहार का विज्ञान है, कि व्यक्ति बिहेव कैसा कर रहा है, उसी के बेसिस पे पता लगा लो कि ये क्या है, क्योंकि बिहेवियर जैसा करेगा वैसा ही व्यक्ति होता है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं वो हैं J.B. वॉटसन। व्यवहारवाद के जनक। J.B. वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखना। नाम देखिएगा, जॉन ब्रॉडस वॉटसन। जॉन ब्रॉडस वॉटसन, क्या नाम है? जॉन ब्रॉडस वॉटसन, तो नाम पड़ा J.B. वॉटसन। First to call, explain and prove psychology the science of behavior in his book Behaviorism। अब ये बात क्यों आई? ये बात इसलिए आई क्योंकि J.B. वॉटसन से पहले भी पिल्सबेरी, स्किनर, इन सब ने कोशिश की कि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाए, बट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्यों कहा जाए, कैसे कहा जाए। J.B. वॉटसन was the first personality, और he was the first psychologist who explained that psychology is the science of behavior। ठीक है, इसीलिए इनको व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। और ये एक्सप्लेनेशन इन्होंने कहां पर दिया? ये एक्सप्लेनेशन इन्होंने अपनी बुक में दिया, और बुक का नाम क्या है? बिहेवियरिज्म। बुक का नाम क्या है? बिहेवियरिज्म।
इंपॉर्टेंट है। ये हैं आपके जॉन ब्रॉडस वॉटसन, यूएसए के हैं, और इन्होंने ही सबसे पहले अपनी बुक बिहेवियरिज्म में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा भी और उसको प्रूफ भी किया। चलो, इन पे भी बात होगी, आगे बात करते हैं। वॉटसन इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। अभी मैंने आपको कहा था इंपॉर्टेंट है, व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है, तो व्यवहारवाद का जनक वॉटसन को माना जाता है। वॉटसन ने 1913 में मनोविज्ञान को व्यवहार का निश्चित एवं शुद्ध विज्ञान कहा तथा स्पष्टीकरण किया। क्लियर है, वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। What is this behavior? ये लाइन याद कर लो, What is this behavior, और यहां पे जो ये है W, ये वॉटसन, ठीक है। What is this behavior? वॉटसन। तो आपको यहां से थोड़ा सा याद रह जाएगा कि व्यवहारवाद का जनक हम किसे मानते हैं। चलो, अब क्रमिक विकास तो हमारा हो गया, जो भी कैसे इवॉल्व हुई साइकोलॉजी 4 पार्ट्स में, वो हमारा हो गया। अब बात करते हैं इसके इतिहास की, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। तो देखो, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी अपने आप में 2 हिस्सों में बटी हुई है, प्री साइंटिफिक एंड साइंटिफिक। प्री साइंटिफिक का मतलब जब विलियम वुंट ने लिपजिंग में जो प्रयोगशाला बनाई थी उससे पहले का एरा, जिसमें एरिस्टोटल, प्लूटो वगैरह थे। और उसके बाद साइंटिफिक एरा वो आ गया जब विलियम वुंट ने पहली प्रयोगशाला बना ली, उसके बाद का एरा। तो हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, इसका मतलब क्या हो गया, मनोविज्ञान का इतिहास देखना है। क्या देखना है सर, मनोविज्ञान का इतिहास। सुनना ध्यान से। सबसे पहला है प्री साइंटिफिक पीरियड, पूर्व वैज्ञानिक काल, प्री साइंटिफिक। The beginning of the pre-scientific period is considered to start with the studies and thoughts of Greek philosophers like Plato, Aristotle, Hippocrates, etc., etc. Till the later part of the 19th century, especially 1878. तो लगभग 400 ईसा पूर्व से 1878 तक का जो पार्ट है वो पूर्व वैज्ञानिक काल कहलाता है। क्लियर है सर? अब पूर्व वैज्ञानिक काल में जॉन लॉक नाम के एक व्यक्ति हुए, उनका एक स्टेटमेंट बड़ा शानदार है, एग्जाम में पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए। जॉन लॉक, इन्होंने एक वर्ड यूज किया, टेबुला रासा। कौन सा वर्ड यूज किया? टेबुला रासा। टेबुला रासा का मतलब होता कच्चा घड़ा, ब्लैंक। कि कोई भी इंडिविजुअल जो होता है वो बचपन से ब्लैंक होता है, टेबुला रासा होता है, बाद के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो उसके ऊपर एड ऑन होते रहते हैं। इसलिए इन्होंने किसी भी इंसान के माइंड को क्या कहा? टेबुला रासा का। His mind is like a blank paper and later new experiences generate new thoughts in it. क्लियर है ये? नाम ध्यान रखना, जॉन लॉके। और जॉन लॉक या जॉन लॉके, आप जो भी कहना चाहें, ये बेसिकली एक फिलोसोफर थे, यानी दार्शनिक थे, और इन्होंने हमारे दिमाग को टेबुला रासा कहा। टेबुला रासा का मतलब हो गया सिंपल सा कच्चा घड़ा। चलो, दूसरा पार्ट कौन सा है? दूसरा पार्ट है साइंटिफिक पीरियड यानी वैज्ञानिक काल, और ये 1879 से स्टार्ट होता है। कब से? 1879। क्यों? क्योंकि इसी टाइम विलियम वुंट जो हैं, इन्होंने पहली प्रयोगशाला मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना की थी विलियम वुंट ने। और कब की थी? 1879 में की, और तभी से इसे क्या कहा गया? साइंटिफिक पीरियड। और कहां किया? जर्मनी के लिपजिंग शहर में। ये तो आप सबको पता ही है, इसमें हमारी कल वैसे भी बात हुई थी, कल वाली क्लास में विलियम वुंट को लेकर भी हमारी बात हुई थी। चलिए दोस्तों, तो ये हमारा आज का सेशन रहा। आज बेसिकली हमने 2 मुद्दों पर डिस्कशन किया, एक तो साइकोलॉजी
का जो डेवलपमेंट है, एवोल्यूशन है या क्रमिक विकास है, 4 फेजेस में हुआ। उसके बाद हमने हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी देखी, पूर्व वैज्ञानिक काल और वैज्ञानिक काल। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझ में आया होगा। अगर हमारे इस सेशन से आपके एग्जाम्स की तैयारी में कुछ भी आपको अच्छा लगता है, कुछ वैल्यू एडिशन होती है, कुछ पॉजिटिवनेस आपको देखने को, पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।